गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ऑर्डर 21 के रूल 74 से लेकर 81 तक डील करता है रिगार्डिंग सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि सेल्स जनरली होती कैसी है वगैरह वगैरह। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। रूल नंबर 74, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में क्या क्या आता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, आपके फॉडर स्टेक हो गया, ठीक है, ग्रेन हो गया, एट्सेट्रा। तो अब इनकी सेल कहाँ पर की जाएगी? सब रूल के 1 क्या कहता है कि ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं इनकी सेल कहाँ पर की जाएगी? फर्स्टली कि अगर वो ग्रोइंग क्रॉप है तो जिस जगह पर, जिस लैंड पर वो क्रॉप्स उगे हैं उस लैंड पर हम लोग सेल कर सकते हैं। और अगर वो जो प्रोड्यूस है ये एक कट किए गए हैं और गैदर्ड किए गए हैं एट और नियर द थ्रेशिंग फ्लोर। थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है कि जो भूसा निकालने वाली मशीन होती है, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग आउट ग्रेन होता है, पाँव से हम लोग अनाज का भूसा निकालते हैं उस जगह पर, या फिर फॉडर स्टेक जहाँ पर चारा इकट्ठा किया जाता है जानवरों के लिए, उन जगह पर हम लोग सेल करवा सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अब ये जो सेल की जगह है इन दोनों को छोड़ के किसी भी पब्लिक रिजॉर्ट में करवाई जा सकती है ये सेल। अगर ऐसा मानना है कि अगर इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन, कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो प्रोड्यूस है वो उस जगह पर, उस पब्लिक रिजॉर्ट पर काफ़ी अच्छी ग्रेटर एडवांटेजेस देगा, ठीक है, तो इन दोनों जगह पर ना करवाते हुए पब्लिक रिजॉर्ट में भी इसका सेल करवाया जा सकता है। सब रूल सेकेंड कहता है कि वेयर ऑन द प्रोड्यूस बीइंग पुट अप फॉर सेल। अब जो प्रोड्यूस है इसको पुट अप फॉर सेल किया गया है, मतलब रेडी फॉर सेल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है कि अ फेयर प्राइस इन द एस्टिमेशन ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द सेल इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर इट। देखो, पुटअप कर दिया है सेल के लिए रेडी है, बट जो फेयर प्राइस है वो नहीं मिल रही है, एस्टिमेशन वैल्यू है जो लेस मिल रहा है, फेयर प्राइस नहीं मिल रही है। एंड सेकेंडली क्या है कि जो ओनर है, ओनर ऑफ द प्रोड्यूस, जिस व्यक्ति ने ये प्रोड्यूस करके रखा है, और एनी अदर पर्सन ऑथराइज टू एक्ट इन दिस बिहाफ अप्लाइज टू हैव सेल पोस्टपोन टिल द नेक्स्ट डे और टिल द मार्केट, इफ मार्केट इज हेल्ड एट अ प्लेस ऑफ सेल द नेक्स्ट मार्केट डे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फेयर प्राइस नहीं मिल रही है तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि दूसरे दिन उसको बेचने की कोशिश करेगा, और अगर ये मार्केट में बेच रहा है तो नेक्स्ट मार्केट डे में इसको बेचने की कोशिश करेगा। The sale shall be postponed accordingly and shall be then completed, whatever the price may be offered for the produce. Then next day पे जहाँ मतलब then ये जो पोस्टपोनमेंट हो गई, पोस्टपोनमेंट के बाद में यहाँ पर ये सेल शैल कंप्लीट होगी और जो प्राइस यहाँ पर मिल रही है विद दैट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस। देन आता है रूल नंबर 75, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स। अब सिर्फ और सिर्फ ग्रोइंग क्रॉप से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, राइट। सब रूल फर्स्ट ये कहता है कि वेयर द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इज अ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द क्रॉप फ्रॉम इट्स नेचर एडमिट्स ऑफ बीइंग स्टोर्ड बट हैज़ नॉट बीन येट स्टोर्ड। अब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, मतलब जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, उनका नेचर ही ये है कि इनको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। इन the nature of the growing crops are such that they should be stored, but इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर इनको स्टोर ही नहीं किया गया है, ठीक है। so the day on the sale shall be so fixed as to admit of its being made ready for storing before the arrival of such day, and the sale shall not be held until the crop has been cut or gathered and is ready for storing। तो तब तक ये हम लोग सेल नहीं करवा सकते हैं कि जब तक इन क्रॉप्स को कट और गैदर करके स्टोर नहीं किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट क्रॉप्स। देन आता है सब रूल सेकेंड, वेयर द क्रॉप फ्रॉम इट्स नेचर डज नॉट एडमिट ऑफ बिंग स्टोर। क्रॉप का नेचर ही नहीं है कि उसको स्टोर करना, मतलब स्टोरेज की नेसेसिटी नहीं है। इट मे बी सोल्ड बिफोर द कट और गैदर, तो इसको कट और गैदर करने से पहले ही, जब वो खेत में है, सेवरेंस के पहले इसको बेचा जा सकता है। और जो परचेसर यहाँ पर किस चीज़ के लिए इंटाइटल होता है, परचेसर इंटाइटल होता है कि वो उस खेत में जा सकता है, कटिंग के लिए और गैदरिंग के लिए जो भी उसे एक्ट करना पड़े वो कर सकता है, उसे एक्सेस भी मिलता है उस खेत का। सो ही इज़ इंटाइटल फॉर द एक्शन, फर्दर एक्शन, ठीक है।
देन आता है रूल नंबर 76, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स इन ए कॉर्पोरेशन। अब देखो कि अगर सेल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स इन ए कॉर्पोरेशन की बात कर रहा है कि सपोज ये प्रॉपर्टी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या फिर कॉर्पोरेशन का कोई शेयर है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसको डायरेक्टली पब्लिक ऑक्शन में बेचने के बजाय कोर्ट बोलेगा कि एक ऑथराइज्ड ब्रोकर के पास जाओ और ब्रोकर से इसकी सेल करवाओ। ठीक है, कोर्ट में ये डिस्क्रिशनरी पावर है, नॉट नेसेसरी कि हर एक केस में कोर्ट यही अपना फैसला दे। ठीक है, देन आता है रूल नंबर 77, सेल बाय पब्लिक ऑक्शन। Now, where movable property is sold by public auction, the price of each lot be paid at the time of sale. तो अब जब पब्लिक ऑक्शन में हम लोग कोई यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो इसकी प्राइस शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब उसकी सेल हुई है उसी टाइम पर हमें पे करना पड़ेगा, और एज सुन एज आफ्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन होल्डिंग द सेल डायरेक्ट, या फिर उस डेट को उस समय पर कि जब जो ऑफिसर है वो परमिट कर रहा है या फिर डायरेक्ट कर रहा है कि तुम अब इस टाइम पर हमें पैसे ला कर दो, एक तो सेल के टाइम पर या फिर जो ऑफिसर डायरेक्ट करता है उस टाइम पर। और अगर ये व्यक्ति यहाँ पर पैसे नहीं दे पाता है, जो परचेसर है जिसने बोली लगाई है कि हाँ मैं खरीदूंगा और जिसके फेवर में यहाँ ऑक्शन सेल कंप्लीट हुआ है, उसको बोलेंगे कि तुम पैसा अभी लेके आओ, या फिर ऑफिसर बोलेगा एक थोड़े से टाइम देगा कि तुम इस पीरियड में पैसे जमा कर दो। और इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ दैट परचेसर, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका रीसोल्ड किया जाएगा। ठीक है ना, ऑन पेमेंट ऑफ परचेस मनी। और अगर ये परचेस मनी परचेसर दे देता है ऑक्शन सेल में, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका परचेस मनी दे देता है, तो ऑफिसर और अदर पर्सन होल्डिंग द सेम शैल ग्रांट अ रिसिप्ट फॉर द सेम एंड सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। तो ऑफिसर ने क्या करना है, एक रिसीट मतलब ऑफिसर ने उस परचेस का रिसीट देना है, और जो सेल है उसे एब्सोल्यूट, जो सेल है उसका इफेक्ट कैसा होगा, द सेल बिकम्स एब्सोल्यूट। ठीक है ना, सब रूल 3 ये कहता है कि वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड इन ए शेयर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर। अगर ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये जजमेंट डेटर की है, ठीक है, एंड को ओनर की है, तो जो मोर प्रेफरेंस है ना वो को ओनर को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, so 2 or more persons of whom one is a such co-owner respectively bid the same such or sum of the property or for any lot, the bidding shall be deemed to be bidding of the co-owner। तो यहाँ पर bidding of co-owner हो जाएगी, ये valid हो जाएगी और co-owner के पास right चला जाएगा if he purchase that thing in a public auction। देन आता है रूल नंबर 78, इरेगुलरिटीज नॉट टू विशिएट सेल बट एनी पर्सन इंजर्ड में सू। अब ये रूल सिंपली ये बात कहता है कि जो इरेगुलरिटीज़ है इन सेल, अगर यहाँ पर प्रोक्लेमेशन में या फिर किसी और चीज़ में कोई इरेगुलरिटी है, तो इस इरेगुलरिटी से हम लोग सेल को पूरी की पूरी सेल की जो प्रोसीजर है वो विशिएट नहीं हो जाती है, बट जिस पर्सन का राइट यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है, जिसे पर्सनल इंजरी कॉज होती है, तो जिस पर्सन को पर्सनल इंजरी होती है तो वो क्या करेगा, वो सूट कर सकता है फॉर द कंपनसेशन। ठीक है, सूट फॉर कंपनसेशन कर सकता है। और अगर वो पर्सन परचेसर है जिसने ये ऑक्शन सेल में जो थिंग है उसको परचेस करके रखा है, तो यहाँ पर उसे ये भी राइट मिलता है इन एडिशन टू कंपनसेशन कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी सूट कर सकता है। ठीक है, तो जो इरेगुलरिटीज़ है वो विशिएट नहीं करती है सेल को, बट हाँ जो पर्सन इंजर्ड है वो यहाँ पर सूट फाइल कर सकता है फॉर कंपनसेशन। और अगर ये पर्सन परचेसर है तो इन एडिशन टू कंपनसेशन ही कैन आल्सो फाइल ए सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब आता है रूल नंबर 79 क्या कह रहा है कि डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डेब्ट्स एंड शेयर्स। अब सब रूल 1 क्या कह रहा है कि वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ विच एक्चुअल सीजर हैज़ बीन मेड इट शैल बी डिराइव्ड टू द परचेसर। अब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अटैचमेंट में अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका अगर हम लोगों को उसकी हम लोगों को सेल करनी है, तो ये बाय एक्चुअल सीजर से होता है। एक्चुअली सीज कर लो उस प्रॉपर्टी को और परचेसर को दे दो। ठीक है, देन सब रूल 2 क्या आता है, वेयर द प्रॉपर्टी सोल्ड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ सम पर्सन अदर दैन जजमेंट डेटर। तो ये जजमेंट डेटर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में है, तो डिलीवरी देयर ऑफ टू द परचेसर शैल बी मेड बाय गिविंग नोटिस टू द पर्सन इन पोजीशन
prohibiting him from delivering the possession of the property to any person except the purchaser। अब उस व्यक्ति को, अब जस्ट समझो इस ये सब रूल क्या कह रहा है कि जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ परचेसर को दिया जाएगा और परचेसर के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को यहाँ पर डिलीवरी नहीं मिल सकती है। कब? कि अगर ये प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के पास ना होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में है, जजमेंट डेटर ने किसी अन्य व्यक्ति को इसका पोजीशन दिया है और किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन में ये है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को नोटिस देगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी परचेसर को ही दोगे, उसके अलावा किसी को नहीं दोगे। ठीक है। अब सब रूल थर्ड है कि अगर जो डेप्ट है, ठीक है, डेप्ट विच इज़ नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ए शेयर इन ए कॉर्पोरेशन है, तो डिलीवरी देयर ऑफ शैल बी मेड बाय अ रिटन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट प्रोहिबिटिंग द क्रेडिटर फ्रॉम रिसीविंग द डेप्ट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात कही गई है कि जो क्रेडिटर है जिसने डेप्ट दे के रखा है जजमेंट डेटर को, तो यहाँ कोर्ट क्या करेगा? मतलब जो अनसिक्योर्ड डेप्ट है ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोर्ट इसको, इस क्रेडिटर को डायरेक्ट करेगा, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकालेगा इसके अगेंस्ट और उसको ये बोलेगा कि यू डू नॉट रिसीव एनी डेप्ट फ्रॉम द डेटर, और डेटर को ये बोलेगा कि तुम अभी फिलहाल क्रेडिटर को कोई भी मनी मत देना। ठीक है। एंड देन जो शेयर का परचेसर है या फिर जिस व्यक्ति के पास में शेयर है, तो उस पर्सन को यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा कि नॉट टू ट्रांसफ़र द शेयर फॉर सर्टेन पीरियड एक्सेप्ट अंटिल द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है। तो जब तक कोर्ट बताए नहीं तब तक तुम अपना शेयर ट्रांसफ़र मत करो या फिर उस पर कुछ चार्ज क्रिएट मत करो या डिविडेंड रिसीव मत करना। सो ऐसी प्रोहिबिटरी ऑर्डर यहाँ पर कोर्ट दे सकता है। ठीक है। रूल 80 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर्स वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन हुज नेम अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ए शेयर इन अ कॉर्पोरेशन इज स्टैंडिंग is required to transfer such negotiable instrument or a share. The judge or any other officer may appoint in this behalf may execute such document or make such endorsement as may be necessary, and such execution or endorsement shall have the same effect as an execution or endorsement by the party. ठीक है। तो अब यहाँ ये सेक्शन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये रूल ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के फेवर में, इन हुज फेवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और शेयर जाना चाहिए, तो कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर करेगी। ठीक है। कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर करेगी और मेक सच endorsement as may be necessary, and such execution of endorsement shall have same effect as the execution or endorsement by the party। तो इस पर्सन के, जो पर्सन इंटाइटल है, उनके फेवर में कर देगी और इसकी इफेक्ट सेम होगी कि अगर ये पर्टिकुलर पार्टी ने इसकी एंडोर्समेंट करी है। ठीक है। अब सच एग्जीक्यूशन और एंडोर्समेंट बाय मे बी गिवन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो इसका फॉर्मेट दिया है सब रूल सेकेंड में, AB by CD जज ऑफ द कोर्ट ऑफ एज द केस मे बी इन ए सूट बाय EF अगेंस्ट AB। मतलब कि ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में इंडोर्समेंट होनी चाहिए और इस इंडोर्समेंट का इफेक्ट सेम रहेगा कि अगर उस व्यक्ति ने खुद से उस पर्सन को जो इंटाइटल है उसके फेवर में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर शेयर्स को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। अब सब रूल थर्ड क्या कहता है कि अंटिल द ट्रांसफर ऑफ सच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और शेयर द कोर्ट में बाय ऑर्डर अपॉइंट सम पर्सन टू रिसीव एनी इंटरेस्ट और डिविडेंड देयर ऑन। तो कोर्ट जब तक कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और शेयर की ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, किस लिए? टू रिसीव इंटरेस्ट और डिविडेंड ड्यू देयर ऑन एंड टू साइन अ रिसिप्ट ऑफ द सेम। ठीक है। and may receipt so signed shall be valid and effectual for all the purposes as if the same had been signed by party himself। तो जो पार्टी अपनी इंडोर्समेंट को साइन करती है, सर्टिफाइड करती है कि इतने डिविडेंड है, इतना इंटरेस्ट है, उसकी वैलिडिटी इज इक्वल टू कि जो अपॉइंटमेंट करी गई है बाय कोर्ट टू द ऑफिसर कि जो रिसीव कर सके इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को और सर्टिफाई कर सके, ये दोनों ही इक्वल चीज़ें हैं। ठीक है।
देन आता है रूल नंबर 81, वेस्टिंग ऑर्डर इन केस ऑफ अदर प्रॉपर्टी. नाउ इन केस ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हियर इन बिफोर प्रोवाइडेड फॉर. ठीक है, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो पहले प्रोवाइड नहीं की गई है, अदर मतलब जो हम लोगों ने अभी तक क्रॉप्स वगैरह देखे उनमें से जो प्रॉपर्टी नहीं है, पहले प्रोवाइड नहीं की गई है, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर वेस्टिंग सच प्रॉपर्टी इन द परचेसर. कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो परचेसर के पास चली जाए और एज ही में डायरेक्ट. ठीक है, और या फिर उस पर्सन के पास चली जाए कि जिस पर्सन की मतलब एज ही में डायरेक्ट, कोर्ट जिस व्यक्ति को डायरेक्ट करता है. एंड सच प्रॉपर्टी शैल वेस्ट अकॉर्डिंगली. और कोर्ट जैसे ऑर्डर देगा वैसे ही उस प्रॉपर्टी का वेस्टिंग होगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी.